Good morning to all the students of BCom Part 3rd. Today we'll discuss about documentary requirements and conditions for claiming इनपुट टैक्स क्रेडिट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इनपुट कर जमा का दावा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज और शर्तें क्या क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीकॉम पार्ट 3 को विद्यार्थियों के लिए, इसको समझने के लिए। विद्यार्थियों, इनपुट कर जमा का लाभ एक पंजीकृत व्यक्ति इनपुट सेवा वितरण सहित द्वारा निम्न में से किसी भी दस्तावेज के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके 5 शर्तें हैं। इसमें जो सर्वप्रथम शर्त है वो धारा 31 के प्रावधानों के अनुसार माल एवं सेवाओं अथवा दोनों के आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया बीजक। वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है जब हम जीएसटी के अंतर्गत धारा 31 सब सेक्शन 3F के प्रावधानों के अनुसार जारी किया बीजक बशर्ते इस बीजक का भुगतान कर दिया गया हो। तीसरा, धारा 34 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया गया डेबिट नोट। विद्यार्थियों, चौथा शर्त जो इसमें दिया गया है वो है आयातों पर एकीकृत कर के निर्धारण के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रवेश बिल या निर्धारित वैसा ही अन्य कोई दस्तावेज। विद्यार्थियों, इनपुट सेवा वितरण का बीजक एवं इनपुट सेवा विक्रय का क्रेडिट नोट अथवा इनपुट सेवा वितरण दाया नियम 54A के प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया अन्य दस्तावेज। ये 5 पॉइंट्स हमको जब हम डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं उस वक्त हमको इन सब शर्तों को अपने ध्यान में रखना अति आवश्यक है। इसके अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर जमा केवल उसी दशा में प्राप्त की जा सकेगी जबकि उससे उक्त दस्तावेज के अधिनियम 4 के प्रावधानों में सभी विवरण सम्मिलित कर लिए गए हो तथा उक्त दस्तावेजों में दी गई सभी संबंधित सूचनाएं एवं व्यक्ति द्वारा फॉर्म और उस फॉर्म में GSTR 2 में प्रस्तुत कर दी गई हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए समझने के लिए। उसके अंतर्गत एक उस व्यक्ति द्वारा फॉर्म GSTR 2 में सब प्रस्तुत प्रविष्टियां जो दी गई हैं उसको भरना अति आवश्यक है। यदि उन दस्तावेज में समस्त विवरण नहीं दिया गया है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका GSTR 2 में विवरण नहीं दिया गया हो,
परंतु उस सूरत में वसूल की गई कर की राशि का विवरण, माल या सेवाओं का विवरण, या माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का कुल मूल्य, आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता का GSTIN, GSTIN भी कहते हैं इसमें हम, एवं अंतर्राज्यीय आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का स्थान दिया गया हो तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट कर जमा प्राप्ति की जा सकती है। मैं इसको दूसरे शब्दों में अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे कि GSTR 2 में जो प्रस्तुत की गई है अध्ययन 2.4 के अंतर्गत, उसमें अगर वसूल की गई कर की राशि का विवरण या माल या सेवाओं का विवरण या दोनों की आपूर्ति का कुल मूल्य, आपूर्तिकर्ता प्राप्तकर्ता का GSTIN जिसको हम कहते हैं GSTIN एवं अंतर्राज्यीय आपूर्ति की दशा में आपूर्ति का स्थान दिया गया हो तो ऐसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा इनपुट का कर जमा प्राप्ति की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखने योग्य है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे कर के संबंध में इनपुट कर जमा का लाभ नहीं लिया जाएगा जिसका भुगतान ऐसे आदेशों की पालना में किया गया है जिसमें कपट में वर्णन तथा तथ्यों को छुपाने की पुष्टि गई हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमको GST के स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कपट के आधार पर या तथ्यों को छुपाने की पुष्टि में इनपुट कर जमा का लाभ नहीं दिया जा सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर हम ये इसके बारे में अगर हम इसके प्रतिफल का भुगतान नहीं करने पर इनपुट की जमा की वापसी नियम 37 के अंतर्गत कैसे की जाती है, इसको भी जानना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम इसके शर्तों के बारे में समझने के लिए बाध्य हैं। विद्यार्थियों, जिसको हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन द केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो दूसरे शब्दों में प्रतिफल का भुगतान नहीं करने पर इनपुट की जमा की वापसी, जिसमें हम नियम 37 GST एक्ट में विवरण किया गया है। विद्यार्थियों, इनपुट कर जमा की वापसी से संबंधित विवरण प्रस्तुत करना नियम 37 सबसेक्शन A के अंतर्गत आता है। यह हमको याद रखना है। ये नियम इसके अंतर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति जिससे माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों के आवक आपूर्ति पर इनपुट कर जमा प्राप्ति की गई है, परंतु आपूर्तिकर्ता को ऐसी आपूर्ति एवं उस पर देय कर का धारा 16(2) के द्वितीय पुस्तकों में अवधि अर्थात बीजक की तिथि से 180 दिन के भीतर भुगतान नहीं करना है तो वो बीजक जारी की राशि से 180 दिन की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद महीने की विवरणी फौरन जो GSTR 2 में प्रस्तुत करेगा तथा उसमें ऐसी आपूर्ति का विवरण, मूल्य की राशि जिसका भुगतान नहीं किया गया एवं आपूर्ति के भुगतान न की गई राशि के संबंधित इनपुट कर जमा की राशि का उल्लेख करेगा। ये बहुत ज़रूरी है
इस विषय को समझने के लिए कि किस प्रकार से प्रतिफल का भुगतान नहीं करने पर इनपुट कर जमा की वापसी हो सकती है। विद्यार्थियों, केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अधिनियम की अनुसूची 1 में बिना प्रतिफल की गई आपूर्ति के मूल्यों के संबंध में यह माना जाएगा कि धारा 16(2) के द्वितीय परंतु के उद्देश्यों के लिए भुगतान कर दिया गया है और ये भी प्रावधान किया गया है कि धारा 15 सबसेक्शन 2 के वाक्य बी के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति के मूल्य में किसी भी राशि को जोड़ने पर यह माना जाएगा कि धारा 16(2) के द्वितीय पुस्तक के उद्देश्यों के लिए ऐसी राशि का कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त धारा 15(2) सबसेक्शन 2(b) के तहत पूर्तिकर्ता के ऐसे दायित्वों के राशियों को जोड़ा जाता है जिसका भुगतान प्राप्तिकर्ता द्वारा किया गया हो तथा जिसको वास्तविक में चुनी गई कीमत को सम्मिलित नहीं किया गया है। विद्यार्थियों, यहाँ पर उपनियम 1 में राशि को आउटपुट पर दायित्व से जोड़ना नियम 32(2) उपनियम 1 में इनपुट कर की जमा की राशि का पंजीकृत व्यक्ति के उस महीने के आउटपुट पर दायित्व से जोड़ा दिया जाएगा जिस महीने में विवरण प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों, ये नियम 37(3) के अंतर्गत समझने की बड़ी आवश्यकता है कि अगर कोई पंजीकृत व्यक्ति हो और व्यक्ति का ब्याज चुकाने का दायित्व क्या होता है, उसके अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा 50(a) के तहत अनुसूची दर से ब्याज के भुगतान के लिए उसमें उल्लेख किया गया है। ये ब्याज ऐसी आपूर्ति पर इनपुट कर जमा प्राप्ति करने की तिथि से उस तिथि तक के लिए होगी जिस तिथि को उपनियम 2 में आउटपुट कर दायित्व में जोड़ी गई राशि का भुगतान किया गया है। विद्यार्थियों, एक और नियम जो 37(4) और धारा 16(4) में पूर्व में वापस की गई जमा को पुनः प्राप्त करना का भी प्रावधान दिया गया है। इसके अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत ये स्पष्ट किया गया है कि सीमा उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अथवा उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी जमा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो पूर्व में वापस हो गई हो लागू नहीं होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमको समझने के लिए कि अगर पूर्व में वापस की गई जमा को पुनः प्राप्त करना है तो धारा 16(4) के निर्देशित समय सीमा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी जमा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो पूर्व में वापस की गई हो लागू नहीं होगी। विद्यार्थियों, इस तरह से हमको ये सारे जो प्रावधान हैं नियम 37 के अंतर्गत जिसमें प्रतिफल का भुगतान नहीं करने पर इनपुट करने की वापसी का प्रावधान दिया गया है, तो जीएसटी को समझने के लिए हमको इन सब प्रावधानों को जो 16 सबसेक्शन 2, 15 सबसेक्शन 2, 37 सबसेक्शन 3, 37 सबसेक्शन 4 और उसके धारा 16(4) और जो बाकी 37 के उपनियम हैं
उनको समझना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, इसमें एक और धारा आती है, धारा 17। उसमें जमा एवं अवरुद्ध जमाओं का विभाजन का विवरण अथवा विभाजन किया जाता है। उनको भी हमको ब्लॉक्ड क्रेडिट्स जिसको हम कहते हैं, अपॉर्शनमेंट ऑफ द क्रेडिट एंड ब्लॉक्ड क्रेडिट, इनको समझने के लिए हमको धारा 17 को जानना बहुत अति आवश्यक है, जिसका हम उल्लेख कल स्पष्टीकरण के साथ दूसरे लेक्चर में आपको बताएंगे। अगर इस चैप्टर में नियम 37 के अंतर्गत कोई भी आपको डिफ़िकल्टी आती है समझने में, अंडरस्टैंड करने में, या उदाहरण के माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करने में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9351329052 पर संपर्क कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या मेरे अपने क्वेरीज या असाइनमेंट akreina.ajmer@gmail.com पर भेज सकते हैं, ताकि इसका मैं संतोषजनक आपको उत्तर दे सकूंगा और इसको समझने में आपको आसानी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।